क्या आपने ब्लैक पैंथर मूवी देखी है? आपको क्या लगता है उसकी सबसे बड़ी आलोचना क्या है? ब्लैक पैंथर मूवी में एक काल्पनिक देश दिखाया गया है, वकांडा। ये देश बहुत ही अमीर है और तकनीकी रूप से एडवांस भी है, क्योंकि इनके पास एक जादुई नेचुरल रिसोर्सेज है, वाइब्रेनियम। उससे ही ये लोग ना जाने क्या क्या बनाकर यूज करते रहते हैं। पर ये वकांडा नॉर्थ कोरिया की तरह आइसोलेटेड है। ये ना किसी देश से ट्रेड करता है और ना ही बाहर के लोगों को अपने देश में आने देता है। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है, क्योंकि कोई भी देश कितना भी कीमती रिसोर्सेज से भरा हुआ हो, वो तब तक अमीर नहीं हो सकता जब तक वो दुनिया के बाकी देशों से ट्रेड ना करता हो। किसी देश में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार होना उसके अमीर होने की गारंटी नहीं है। जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी अमीर देश हैं, अक्सर उनमें एक चीज कॉमन है, वो है अधिक ट्रेड इंटेंसिटी का होना। ट्रेड टू जीडीपी रेशियो को ट्रेड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जो देश अपनी इकोनॉमी की साइज की तुलना में ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, वहां के लोग अक्सर अमीर होते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी देश को अमीर होना है तो वो आइसोलेशन में अमीर नहीं हो सकता, उसे दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना ही पड़ेगा। यही अमीर होने की पहली शर्त है। एडो पीरियड का जापान, मिड डायनेस्टी का चीन और वर्तमान का नॉर्थ कोरिया बहुत आइसोलेटेड रहा है। इसका असर उन देशों पे क्या पड़ा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। आइए इसी कॉन्सेप्ट को दूसरी तरह से देखते हैं। ये अफ्रीका का मैप है। ये मैप दिखा रहा है कि कौन सा देश कितना अमीर है। इस मैप को देखकर जो नतीजा निकाला जा सकता है वो ये है कि वो देश या इलाके जो समुद्र के किनारे हैं वो रिलेटिवली अमीर हैं, और वो देश जो लैंड लॉक हैं, मतलब जिनकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती, वो देश अक्सर गरीब हैं। ये फिनोमेना इतना व्यापक है कि ऐसे देशों के विकास के लिए यूएन ने स्पेशल कैटेगरी भी बना रखी है। अब अगर भारत की बात करें तो ऐसा फिनोमेना हमें यहाँ भी देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर भारत में जो कोस्टल स्टेट है वो ज्यादा अमीर है, और ऐसे स्टेट जो रिलेटिवली गरीब हैं वो सामान्यतः लैंडलॉक स्टेट है। इसके पीछे एक सीधा सा कारण है। कोस्टल इलाके के पास दुनिया से ट्रेड करना ज्यादा आसान होता है। अगर यहाँ कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी हो तो उसके लिए सप्लाई चेन के किसी भी प्रोडक्ट को दुनिया में कहीं से भी मंगवाया जा सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट करना भी आसान है। दरअसल ट्रेड तो अंदर के राज्यों में भी होता है, पर वहाँ रिलेटिवली ज्यादा पैसा और समय लगता है। अगर किसी एक ही सामान को उत्तर प्रदेश और कोचीन से यूएई में बेचना हो तो उत्तर प्रदेश वाला प्रोडक्ट ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश से पोर्ट तक लाने की लॉजिस्टिक कॉस्ट भी लगी होगी। और वैसे भी शिप के जरिए किसी भी सामान को ट्रेन या ट्रक की तुलना में भेजना ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसलिए अक्सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोस्टल रीजन में ही लगती हैं, जिससे वहां इन्वेस्टमेंट होता है और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। इससे इकोनॉमी के बाकी सेक्टर को भी बूस्ट मिलता है। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज आसपास से बढ़िया ह्यूमन रिसोर्सेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिससे उस एरिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जिससे वहां का सामान और भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ता है और इकोनॉमिक साइकिल ऐसे ही चलता जाता है। दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो इस फिनोमेना को फॉलो नहीं करती, और वो है यूरोप। अगर हम यूरोप में जीडीपी पर कैपिटा के मैप को देखें तो ये हमें पता चलता है कि यूरोप के अंदर के इलाके भी काफी अमीर है। तो आखिर यूरोप में ही ऐसा क्यों है? इसके कई कारण इतिहास में भी हैं, पर एक कारण जो यूरोप को आज भी अमीर बनाए रखा हुआ है वो है वहां का यूरोपियन यूनियन के अंदर एक सिंगल मार्केट का होना। इस पूरे सिंगल मार्केट में बिना किसी रोक टोक के आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। सामान को ना ही बॉर्डर चेक से गुजरना पड़ता है और ना ही उस पर कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इसके साथ ही ये देश ट्रेड में आसानी के लिए सिंगल करेंसी का भी इस्तेमाल करते हैं, और इस ट्रेड को आसान बनाने के लिए यहाँ एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है। किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में लोग, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी सब बड़ी आसानी से आ जा सकता है। इसका असर ये हुआ है कि पूरा इलाका ही ज्यादा अमीर बना हुआ है, और अब जब ब्रिटेन ईयू से अलग हुआ है तो उसकी हालत लगातार खस्ता हो रही है। तो आखिर इस राम कहानी से क्या सीखने को मिलता है, और वो खालिस्तान के मामले पर कैसे लागू होता है? तो सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि कोई भी इलाका आइसोलेशन में अमीर नहीं हो सकता। उसका अमीर होने के लिए और देशों से ट्रेड करना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से लैंडलॉक देशों की हालत ज्यादा खराब रहती है, क्योंकि वो बाकी देशों से आसानी से ट्रेड नहीं कर पाते। अब अगर खालिस्तान की बात करें तो ये स्टेब्लिश होता भी है तो ये एक लैंडलॉक देश होगा। इसके रिश्ते भारत से तो खराब होने ही हैं, इसलिए ये ग्लोबल ट्रेड के लिए सिर्फ पाकिस्तान पर निर्भर होगा, और पाकिस्तान तो खुद भगवान भरोसे ही है। तो ऐसे में पाकिस्तान पर कैसे निर्भर हुआ जा सकता है? ऐसे में कहा जा सकता है कि खालिस्तान के बनने से औसत पंजाबी की आर्थिक हालत और खराब ही होने वाली है। अगर हम पंजाब का डेट टू जीडीपी रेशियो देखें
तो वो भारत के बाकी सारे राज्यों से बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर खालिस्तान अलग देश बनता है तो इसके बैंकरप्ट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। 1993 में पंजाब भारत का तीसरा सबसे अमीर राज्य था, जो कि 2020 में गिरकर 16वें स्थान पर पहुंच गया है। अब किसी भी तरह का अलगाववाद और हिंसा पंजाब की आर्थिक हालत को और ज्यादा खराब ही करेगा। ऐसे में आर्थिक आधार पर कहा जा सकता है कि खालिस्तान की मांग करना एक इकोनॉमिक सुसाइड के बराबर ही है। अगर इतिहास को देखें तो कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके आधार पर नए देशों की सफल मांग की गई है। पहला तो यह है कि उस इलाके के लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा हो। अगर किसी एक जगह से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके उसका फायदा दूसरी जगह पर पहुंचाया जा रहा हो, तो इस आधार पर नए देश की मांग की जा सकती है। दूसरा आधार यह है कि उस इलाके के लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा हो, उस इलाके के लोगों का संस्थागत शोषण किया जा रहा हो। तीसरा आधार यह है कि अगर किसी ग्रुप की कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही हो, खासकर उन पर राष्ट्रभाषा के नाम पर कोई दूसरी भाषा थोपी जा रही हो। ऐसे आधारों पर नए देश की सफल असफल मांगे की जाती रही हैं। पर अगर पंजाब की बात करें तो वहां ऐसा कोई भी आधार नजर नहीं आता है। ऐसे में नए देश की मांग करना पंजाब को और पीछे ले जा सकता है और ये भारत के बाकी राज्यों में रह रहे सिख समुदाय के लोगों के लिए और भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि पंजाब में कोई दिक्कत नहीं है, वहां एक आर्थिक समस्या अपनी जड़ें फैला रही है। पंजाब की इस आर्थिक हालत को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।